नमस्कार, बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंबिका सिंह कामा और इस महीने की थीम है प्यार जो हमें इंसानियत सिखाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की 15% आबादी किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ रहती है, जिसमें से 80% भारत जैसे विकासशील देशों में रहती हैं। महामारी ने लोगों को अलग तरह से प्रभावित किया है। कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक तबाह कर दिया है। जैसे जैसे दुनिया ठीक हो रही है, हमें सभी लोगों को एक साथ लाना होगा। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा करना प्रेम की विफलता होगी। प्यार केवल रोमांस, आकर्षण और स्नेह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सहानुभूति, देखभाल, समावेश और मानवता भी है, जो हर किसी को एक समान मानता है। ये वो प्रेम है जो दिव्यांग लोगों को समाज पर निर्भर व्यक्ति ही नहीं मानता, उन्हें दया, दान या मेडिकल ट्रीटमेंट की वस्तु मात्र नहीं समझता। यह एक ऐसा प्यार है जो दिव्यांगों को प्रोत्साहित और सशक्त बनाता है। दिव्यांगता चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए और अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में बाधा नहीं हो सकती है। इसके लिए साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और एक सहायक वातावरण की ज़रूरत होती है। ऑटिज्म से पीड़ित 27 वर्षीय बेंजी कुमार ऐसे ही एक उपलब्धि हासिल करने वाले का एक उदाहरण है। मेरा नाम बेंजी है। मैं 27 साल की हूँ। मेरे को ऋतिक रोशन अच्छे लगते हैं। मेरे को लता मंगेशकर और आशा भोसले को गाना अच्छा लगता है। बेंजी को ऑटिज्म है, ये बड़ी ही कम उम्र में पता लग गया था। फिर भी वो एक बहुत खास गायिका बन गईं, जो किसी से बात नहीं कर पाती थी। वो बेंजी संगीत से अपनी भावना समझाती है। बेंजी की माँ कविता कहती है कि उनकी फैमिली में बेंजी से पहले किसी ने कभी स्पेशल चाइल्ड का नाम नहीं सुना था। कविता जी ने एनडीटीवी को बताया कि उन्हें कैसे पता लगा कि बेंजी को ऑटिज्म है और संगीत ने किस तरह उसका साथ दिया। जब बेंजी पैदा हुई थी, तो जैसे और सब बच्चे आते हैं ज़िंदगी में, तो जैसे हर माँ बाप खुश होता है उसको लेके, तो हम भी बहुत खुश थे और काफ़ी इसको सेलिब्रेट भी किया हम लोगों ने। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ओनली चाइल्ड थे अपने मम्मी पापा के, तो मेरे इन लॉज भी काफ़ी वेट कर रहे थे और काफ़ी मतलब एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड कि बेंजी का जब जन्म हुआ तो। बट ये एक्साइटमेंट हमारा 1.5 महीने के अंदर बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि ना मैंने, ना मेरे हस्बैंड ने, ना किसी फैमिली मेम्बर्स ने कभी भी स्पेशल बच्चे का नाम सुना था। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि भाई, डॉक्टर ने कहा कि हाँ, बच्चे को प्रॉब्लम है और लाइफ लॉन्ग आपको इसके साथ काम करना पड़ेगा और थेरेपीज़ के ऊपर ये आगे चलेगी। तो हमने डॉक्टर से पूछा कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, अभी हमें क्या करना चाहिए वो बताइए। तो बोले कि जितना ज़्यादा आप इसके साथ अपना वक्त दोगे और जितना ज़्यादा इसके साथ इंटरेक्ट करोगे, तो मे बी बहुत हुआ तो ये बेड पे ही लेटी रहेगी और बहुत हुआ तो व्हील चेयर पे आएगी, बट इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो इस बच्चे के लिए। लेकिन मैं चूँकि म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्टेड थी और सीखा भी हुआ था मैंने म्यूज़िक, तो जब मैं इसको ड्रेसअप करके एक कमरे से दूसरे कमरे ले जाती थी, नॉर्मल रूटीन था, तो मैं ऑलवेज़ म्यूज़िक चला के रखती थी। तो एक दिन मैंने नोटिस किया, क्योंकि इसकी बॉडी पूरी स्टिफ थी और आइज़ बॉल की मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी, तो एक दिन मैंने नोटिस किया कि ये जो है इसकी जो आइज़ बॉल है वो थोड़ा सा उसमें मूवमेंट हुआ। तो लेकिन उस समय मैं ये नहीं समझ पाई कि ये म्यूज़िकल टॉय से इंटरैक्ट कर रही है या फिर वो लाइट से, उसमें लाइट्स भी थी, कुछ कलरफुल लाइट्स से। तो इसको मैंने फिर रिपीट किया, कभी म्यूज़िक चला के ले गई तो
उसका क्या रिएक्शन था, और म्यूज़िक के लाइट्स और म्यूज़िक दोनों है तो उसमें क्या रिएक्शन। फिर बाद में मैंने नोटिस किया कि ये म्यूज़िक से रिएक्ट कर रही है। तो अब मैंने क्या किया कि इसके डेली रूटीन में, जैसे इसको नहाना, उसके बाद फीड कराना, सुलाना, सोने से पहले उठाना, रात के सोने, मतलब इसके पूरे रूटीन में मैंने म्यूज़िक जोड़ दिया। ये स्टार्ट हुआ था टीवी एड से। जब मैं देखती थी कि ये टीवी में जब एड्स आते थे तो ये जल्दी से खा लेती थी, और जब नहीं मैं टीवी के बिना इसको खिलाती थी तो ऐसे करके ABCD भी जब मैंने इसको सिखाया तो रिदमिक वे में सिखाया तो इसने सीख लिया। अदरवाइज लिख के या पढ़ के सुनाया तो नहीं सीखा इसने। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ी होती चली गई तो मैंने डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने रिसर्च किया। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने, उस समय नेट इतना पॉपुलर नहीं था, बट फिर भी मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे और काफ़ी अच्छे पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। फिर हमने धीरे धीरे करके इसके लाइफ में म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस किया। तो हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें हीलिंग पावर होता है, और हमारे जितने भी रागाज हैं वो डिफरेंट नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो मैंने क्या किया कि जैसे ये सोती थी तो सोने से पहले इसको म्यूज़िक के साथ जब उठाती थी तो ये बड़ा कूल काम रहती थी, और जब नहीं उठाती थी म्यूज़िक के साथ तो बहुत हाइपर होती थी। तो ऐसे करके के इवनिंग रागाज, दोपहर का राग, तो इसके मतलब सराउंडिंग में हमने म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस किया, और बेसिकली हमें जो फ़ायदा हुआ और रागव से हुआ। म्यूज़िक इज़ हर मेडिसिन, यू नो। जो म्यूज़िक है इसके लिए मेडिसिन है, या आप कह सकते हैं सोल है, लैंग्वेज है, जो वे ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि ये बातें नहीं कर सकती प्रॉपरली, तो इसके जो इमोशंस हैं वो म्यूज़िक के थ्रू निकलते हैं। तो जैसे फर्स्ट कैसेट की बात मैं करूं तो उसके पीछे भी बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि मैं किसी के पास भी जाती थी, कहती थी कि मेरी बेटी गाती है, आप इसको थोड़ा चांस दो। तो इसके बिहेवियर को देख के लोग पीछे हट जाते थे, बोलते थे नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, इसको देख के लगता नहीं कि ये गाती होगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या करे। तो फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं इसके आवाज़ को डब करते हैं, और फिर वो लोगों के पास ले जाते हैं, इसको ना ले जाके वो सुनाते हैं। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले हमने इसके रागाज, जो एक काफ़ी गुरु आए, काफ़ी चले गए, कोई नहीं इसको सिखाने को तैयार था, लेकिन एक गुरु जो थे MM रफ़ी साहब, उन्होंने इसको सिखाया। दैट टाइम ही वॉज 79 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे को भी बड़ा अजीब लगता था कि वो इतने उस एज में सेकंड फ्लोर चढ़कर आना और बैठ के इसको सिखाना। तो खैर एनीवे हमने उसको डब किया, और मैंने सबसे पहला ये चीज़ शुभा मुदगल जी को भेजा कि उनसे व्यू लेने के लिए कि भाई जो हम सोच रहे हैं क्या ये लड़की इस फील्ड में कुछ कर सकती है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप आगे जाओ, और इस बच्चे में पोटेंशियल है, और ये इसको सुर और ताल की समझ है। म्यूज़िक में सबसे बड़ी चीज़ होती है सुर और ताल की समझ। तो उनका इनकरेजमेंट हमारे लिए बहुत काम आया, और ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हर CD रिलीज़ के पहले कोई ना कोई एक कहानी है। अब रागाज बनाया तो लोगों ने कहना शुरू किया कि राग कौन समझता है, किसको समझ में आता है। तो कुछ फिल्मी गाने हों तो लोग जल्दी जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे। तो मैंने भी इसे पॉजिटिव वे में लिया, मैंने कभी भी लोगों के कमेंट्स को नेगेटिव वे में नहीं लिया। मैंने कहा ये सही कह रहे हैं। तो फिर ऐसे करके हमने कोशिश बनाया। कोशिश को ऋतिक रोशन जी ने बहुत अप्रिशिएट किया, और बेंजी को पहला नेशनल अवार्ड उस कोशिश पे ही मिला, जिसमें इसने फिल्मी भजन गाए थे। बेंजी ने बहुत ही कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय राग सीखने शुरू कर दिए ताकि उसकी आवाज़ साफ हो सके, लेकिन राग सीखने से उसकी आवाज़ ना सिर्फ मजबूत हुई बल्कि और सुरीली हो गई। बेंजी को 3 राष्ट्रीय अवार्ड्स मिल चुके हैं, और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम है। देश विदेश में हज़ारों जगह पर वो अन्य कार्यक्रम कर चुकी हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के शिकार बच्चों के विकास में माता पिता की भूमिका और भी खास हो जाती है। बेंजी खुशकिस्मत रहीं कि यहाँ उन्हें अपने माता पिता का पूरा समर्पण और प्यार मिला। आज बेंजी ने जो भी मुकाम हासिल किया है, इसका नींव जो पड़ा, जो कहते हैं ना, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, सबसे पहले पेरेंट्स का डेडिकेशन होना चाहिए। और सबसे पहले पेरेंट्स को एक क्वालिटी टाइम अगर बच्चे के साथ गुजारेंगे तो उनको ज़रूर पता लगेगा कि इन बच्चों में क्या टैलेंट है। हम नहीं कहते कि वो हर बच्चा म्यूज़िक में ही अच्छा हो। अगर हमने बस ये किया बेंजी के साथ
कि हमने उसको पहचाना, उसके टैलेंट को पहचाना कि एक ही फील्ड में ये मास्टर हो सकती है। तो मैंने वो किया कि 10 फील्ड में इसको नहीं अच्छा करके मैंने कहा जो एक पॉजिटिव सिम्टम दिखा है क्यों नहीं हम उसको इतनी ऊंचाई पे ले जाएं कि उसके सारे जो और माइनस पॉइंट है वो दिखे ही ना। मतलब मैंने अपना लॉजिक ये लगाया। तो मैंने इसका जो वोकेशनल ट्रेनिंग था वो आपको समझो कि 5-6 साल से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि नॉर्मल बच्चे 17-18 साल में अपना कैरियर बना लेते हैं, लेकिन इन बच्चों को टाइम लगता है। ये 10 साल, 12 साल, 15 साल में उस लेवल पे पहुंचेंगे। तो आज बेंजी म्यूज़िक में एमए कर चुकी है। पहले के ज़माने में पेरेंट्स अपने बच्चों को छुपाते थे, अब इतना अवेयरनेस आ गया है कि कम से कम ये चीज़ अच्छी हो गई है कि पेरेंट्स छुपाते नहीं अपने बच्चों को, सामने लाते हैं और उनमें जो क्वालिटी है वो सामने ला के दिखाते हैं। अब वो उनमें वो शर्मिंदगी जो एक फीलिंग था वो नहीं है अब कि भाई मेरा बच्चा ऐसा है या मैं समाज के सामने या लोगों के सामने। तो ये सबसे बड़ा स्टेप है जब पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं ना कि मेरा बच्चा मेरे लिए राजा है, जैसे बेंजी है मेरे लिए क्वीन है, दुनिया के लिए क्या है मेरे को नहीं मालूम। तो बच्चों में जो पेरेंट्स ने ये एक्सेप्ट किया ना कि मेरे बच्चे हैं और हमें इसी के साथ चलना है, और वो अब छुपाते नहीं है, पहले लोग छुपाते थे। तो ये अवेयरनेस बहुत अच्छा आया है और पेरेंट्स कर भी रहे हैं। अभी तो पहले पेरेंट्स सुसाइड तक कर लेते थे, डिवोर्स कर लेते थे, एक दूसरे को ब्लेम करते थे कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन अब ये सारी चीज़ें काफ़ी सुधर गई हैं और दोनों पेरेंट्स मिल के काम कर रहे हैं और काफ़ी अवेयरनेस है इंडिया के अंदर। और ख़ासकर दिल्ली की बात करें तो बहुत अवेयरनेस है। स्कूल्स पहले नहीं थे इतने अवेलेबल, अब स्कूल्स वगैरह बहुत खुल गए हैं। तो और भी बहुत कुछ करना है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया है कि और सब फील्ड में तो बहुत अच्छा है सारा कुछ जो भी इन लोगों ने लॉ वगैरह बनाया है, बट ऑटिज़म में चूँकि ये दिखता नहीं है, आप फेस से डायग्नोस नहीं कर सकते कि ये ऑटिस्टिक बच्चा है। अगर बच्चा ब्लाइंड है या फिर हेयरिंग है प्रॉब्लम तो आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई इसको ये प्रॉब्लम, बट ऑटिज़म में ये प्रॉब्लम है कि इन बच्चों को देख के नहीं समझ में आता है कि ये बच्चे ऑटिस्टिक है। ये नॉर्मल लगते हैं जब तक कि ये कुछ बोले ना, बिहेवियर वैसा ना करे, तब तक अगर शांत बैठे तो पता नहीं लगता है। तो अभी इस पे वर्कआउट करना बाकी है और मैंने काफ़ी लोगों से इसके लिए बात किया, काफ़ी मिनिस्ट्री में भी बात किया कि ऑटिज़म के ऊपर जो है थोड़ा सा काम और करना बहुत बाकी है। इनके बेनिफिट के लिए, इनके रूल रेगुलेशन, इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए जो भी है वो करना काफ़ी बाकी है अभी। जहां बेंजी को जिंदगी के सफ़र में अपनी माता पिता का स्नेह और सहयोग मिला, वहीं मधु और दिनेश को एक दूसरे में जिंदगी भर का साथ मिल गया। मधु बचपन से ही बिल्कुल नहीं देख पाती थी, उनकी ऑप्टिक नर्व पूरी तरह से खराब है। दिनेश की नज़र धीरे धीरे 8 साल की उम्र तक पूरी जा चुकी थी। दोनों की मुलाकात बचपन में नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड और फिर दोबारा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हुई, जहां वो दोनों साथ में काम करते थे। आज मधु और दिनेश एक 15 साल के बेटे के माँ बाप हैं। दिनेश और मैं सबसे पहले तो हम जब मिले तो तब मैं बहुत छोटी थी, टीनेज में थी, और कंप्यूटर क्लास में दिनेश ने मुझे देखा। हम लोग फिर तब थोड़ा थोड़ा मिले थे, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद से जो मेरा इम्प्रेशन छपा, फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हमने साथ में काम किया, जहाँ पर मैं एक सॉफ्टवेयर टेस्टर थी और दिनेश सॉफ्टवेयर डेवलपर। वहीं हमारी मुलाकात हुई और एक पक्के रिश्ते में तब्दील हो गई। दिनेश ने मुझे फिर पूछना शुरू किया कि एक लड़की है, वो मुझे बहुत पसंद है, उसको मैं कैसे बोलूँ, मुझे ये कैसे करना चाहिए, मुझे वो कैसे करना चाहिए। सारे आइडियाज़ लेकर अल्टीमेटली मुझे एंड में कह दिया कि वो लड़की तुम हो। मेरे फैमिली में जैसे बाकी सबकी फैमिलीज़ में भी रहता है कि फैमिली टुक अस लाइक बोथ, मधु को भी ऐसे ही था कि हम दोनों को वी वर नॉट ट्रीटेड डिफरेंटली, हमें एकदम जैसे हमारे भाई बहन को ट्रीट किया जाता था वैसे ही किया जाता। थोड़ा सा फ़र्क रहा होगा क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे मेरे को डांट कम पड़ती थी थोड़ा सा, मैं क्योंकि वैसे भी थोड़ा कम बदमाशी करता था, लेकिन ऐसे अदरवाइज सब बराबर ट्रीटमेंट होता था हमारा, और लेकिन सपोर्ट बहुत था। सोसाइटी के बहुत सवाल होते थे। इनफैक्ट जब हम फैमिली प्लानिंग भी कर रहे थे तो लोग बोलते थे क्यों आप अपने ऊपर एक और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, एक बच्चा, और अगर उसको कुछ ब्लाइंडनेस हो गई या डिसेबिलिटी हो गई तो क्या करोगे। वहाँ पे भी डिस्करेजमेंट हुई थी, लेकिन हमने उसके बावजूद एक डिसीजन लिया कि
ये एक जो पेरेंटिंग का एक मौका है वो हम खुद से नहीं छीनेंगे। फिर हमने डिसीजन लिया और नमिश हमारा एंजल हमारी ज़िंदगी में आया, उसको हम रेज करते हैं लाइक एनी अदर चाइल्ड। मधु और दिनेश शिक्षा और आधुनिक तकनीक के बड़े समर्पक हैं। उनका मानना है कि विकलांगता के शिकार लोगों के लिए ये बड़ी मददगार है, जो खुद उनकी अपनी ज़िंदगी में साबित हो गया है। अगर मैं या कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, मतलब उनको उनकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जब मैंने शुरू किया था ये काम, तो किसी ने कुछ ऐसा सोल्यूशन बनाया था जो उनको लगा हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन वो सिर्फ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ता था, तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने बनाया तो वो काम आया लोगों को। तो उसमें जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत हद, मतलब इतनी होनी चाहिए कि डे टू डे बेसिस पे आप उनसे फीडबैक लो, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ खुद ही इन्वॉल्व हों टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। अनअर्थ इनसाइट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांग लोग हैं, जिनमें से लगभग 1.3 करोड़ रोजगार योग्य हैं, लेकिन केवल 34 लाख को ही संगठित असंगठित क्षेत्र, सरकार के नेतृत्व वाली योजनाओं या स्वरोजगार में नियोजित किया गया है। गौरव वासु, फाउंडर और सीईओ अनअर्थ इनसाइट, हमें इस रिपोर्ट के बारे में और समझाइए। ये स्टडी एक्चुअली हमने इसी पर्सपेक्टिव से, इसी एम के साथ किया था, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स आते थे। कोई रिटेल क्लाइंट होता था, कोई टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे एक्सेंचर, एचसीएल टाइप ऑफ क्लाइंट होता था, या फिर कोई प्रोडक्ट कंपनीज आती थी हमारे पास जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बेचती हैं। और उनका ऑब्जेक्टिव ये होता था कि क्या हम अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ के अंदर अगर 1% यानी 1 या 2 भी अगर पीडब्ल्यूडी टैलेंट को इंक्लूड किया जाए, तो वो कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो इसी ऑब्जेक्टिव के दौरान हमने ये स्टडी को इंक्लूड किया, जहां हमने देखा ओवरऑल जो 3 करोड़ पीडब्ल्यूडी टैलेंट है कंट्री के अंदर वो, और उसके अंदर जो 1-1.5 करोड़ के करीब जो एम्प्लॉयबल टैलेंट है, उस पूरे टैलेंट को कवर किया। और वहां से हमने स्टडी किया कितने लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, मतलब जिन लोगों के पास ऑलरेडी नौकरियां हैं, और किस तरह की नौकरियां हैं, वो अलग अलग किस्म की हो सकती है। और कुछ लोग इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड है, मेजर परसेंटेज इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज करती है, एनकरेज करती है। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था स्टडी का। इस हफ्ते बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आपके पास इस विषय पर कोई टिप्पणी, प्रश्न या सुझाव हैं जिस पर हमने आज चर्चा की, या ऐसी समस्याएं जिन्हें हमें भविष्य में कवर करना चाहिए, तो हमें bsipodcast@ntv.com पर लिखें। याद रखें, BSI का मतलब बनेगा स्वस्थ इंडिया। आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी बनेगा स्वस्थ इंडिया हैंडल पर जुड़ सकते हैं और पूरे हफ्ते बातचीत जारी रख सकते हैं। अगले हफ्ते तक अंबिका सिंह कामा को विदा दें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।